नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश का टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कांग्रेस कार्यालय की हैं लखनऊ में, और हमारे साथ आरटीआई के चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। आज हम पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी से बात करेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष अपने लगातार मुद्दे उठा रहा है, तो आज का क्या मुद्दा है और किस बात पे चर्चा होगी, तो पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी अब बताएंगे। पुष्पेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही और प्रदेश में भी और देश में भी लगातार चल रही है, और लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मुद्दों को लेकर के आप लोग चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से आप आरटीआई के माध्यम से लोगों से जानकारी चाहते हैं, जो प्रशासन है उससे जानकारी चाहते हैं, तो आज का क्या मुद्दा है? देखिए, लगातार लगभग पिछले 5 वर्षों से मैं चेयरमैन हूं यूपी कांग्रेस में आरटीआई विभाग का, और कई मुद्दों पर हम लोगों ने सवाल किए सरकार से। हालांकि अब तो इन्होंने आरटीआई कानून को बहुत कमजोर कर दिया है, लेकिन फिर भी जो हमारी टीम है पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, और हम लोग प्रयास करते हैं किसी न किसी मुद्दे पे जरूर सरकार से सवाल करें, ऐसा मुद्दा जो जनहित में हो। उसी में ही एक मुद्दा अभी कुछ दिनों पहले निकल के आया जो वाकई में चौंकाने वाला है। मुझे लगता है सच्चिदानंद जी, आपको भी लगेगा ये चौंकाने वाला मुद्दा, कि कोई व्यक्ति एक ही सीट पे 25 साल से हो, और वो भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पोस्ट पर। मतलब कितनी महत्वपूर्ण पोस्ट। अगर इस पद पर कोई व्यक्ति 25 साल तक है और सरकारें बदल रही हैं, लेकिन वो व्यक्ति है अगर, तो आखिर कारण क्या हो सकता है? ये प्रकरण आया है हमारे पास में। अब मैं आपको और स्पष्ट करता हूं, ये प्रकरण आया है कन्नौज से। कन्नौज से एक प्रकरण आया हमारे पास में कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कन्नौज में जो हैं वो 25 सालों से उस पद पर हैं, और यही नहीं, उनकी पत्नी भी संविदा कर्मी के रूप में वहां पर कार्यरत है। अब इससे सरकार की मंशा पे सवाल तो उठता ही है, साथ में इस चीज पे भी उठता है सवाल कि आखिर ये कौन से अधिकारी हैं कि सत्ता बदलने के बाद में भी अपनी पोस्ट को उसी तरीके से वहां पर है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार मुझे लगता है इस पर है, और इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य विभाग है जिनके पास में, उन तक भी पत्र के माध्यम से पूछा गया, कोई जवाब नहीं आया। सरकार से भी सवाल किए गए, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर कौन सी चीजें ऐसी हैं जो रोक रही हैं कार्रवाई करने से, या वो व्यक्ति आज भी वहां पर है, इसकी कोई जांच भी नहीं हो रही है। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से उप मुख्यमंत्री भी डर रहे हैं उस पर कार्रवाई करने पे? पुष्पेंद्र जी, एक बार जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनका नाम भी बता दें। देखिए, नाम तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ, आप कन्नौज के सीएमएस हैं, सीएमओ हैं, आप पता कर सकते हैं, नाम आपको मालूम हो जाएगा कि कौन क्या नाम है उनका। और साथ ही मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वर्तमान इस समय में केवल कन्नौज की एक जगह की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग, मुझे लगता है सबसे ज्यादा बीमार अगर कोई है तो स्वास्थ्य विभाग है उत्तर प्रदेश का। अभी एक आप ही के पत्रकार साथी हैं, उनकी पत्नी को एमआरआई कराना था ये लोहिया हॉस्पिटल में। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए वहां अप्लाई किया, तो मालूम चला मशीन खराब है। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बताई कि मशीन खराब है एमआरआई के लिए। वो लोहिया संस्थान जिसको माना जाता है, बहुत से बाहर से भी लोग आते हैं लोहिया में अपने इलाज कराने के लिए, और लोहिया बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान में से एक है जी। और वहां पर एमआरआई की मशीन खराब है। केवल मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, आप आज उठा करके देख लीजिए, कोई भी हॉस्पिटल उठा लीजिए, कहीं पर भी वो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं। अच्छा, उप मुख्यमंत्री जी भी बेचारे क्या करें? उप मुख्यमंत्री जी भी मुझे लगता है उनके हाथ में कुछ रह नहीं गया है, और वो केवल नाम के हैं पूरी तरीके से, या तो उसमें कुछ और लोग संलिप्त हैं, ऐसे ताकतवर लोग जिनकी वजह से उप मुख्यमंत्री जी डर रहे हैं कार्रवाई करने से। अभी आपको मैं बताऊं, मैं चंद्रनगर हॉस्पिटल जो उप मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में आता है,
वहां पर जा करके आप पता कर लीजिए, जिसको उस चंद्रनगर हॉस्पिटल को बनवाने में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। उस समय तत्कालीन विधायक थी हमारी पार्टी से, 2012 में हुई, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया था और उनकी वजह से उसका प्रारूप चेंज हुआ, थोड़ा रूप चेंज हुआ चंद्रनगर हॉस्पिटल का। लेकिन आज भी, ये 2012-14 के बीच की मैं बात बता रहा हूं, लेकिन आज की डेट में भी सब चीज बन गई है, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि वहां पे जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वहां से, वो सुविधाएं जनता को नहीं मिल रही है। बहुत प्रयासों के बाद में वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं, कोई काम करने वाला आदमी नहीं, कोई अधिकारी वहां पर नहीं है जो ये बताने वाला हो कि अल्ट्रासाउंड मशीन वहां पर काम क्यों नहीं कर रही है। अल्ट्रासाउंड मशीन हो सकता काम कर रही हो, अल्ट्रासाउंड को, उस मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर नहीं है। मतलब किस तरीके की स्थितियां हैं जिनको आप देखेंगे, अगर समझेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री जी या तो करना नहीं चाहते हैं, या किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है किसी ऐसी वजह से ना कर रहे हो जो सिर्फ वही जानते हैं। जी पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कहा कि एक चंदन नगर हॉस्पिटल की बात बताई, एक आपने कन्नौज की बात बताई, एक लोहिया हॉस्पिटल की बात बताई, तो वहीं अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से जो डिप्टी सीएम है वो लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि जो इसके लिए तमाम फंड्स और सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बेहतर बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज यूपी में बनाए जा रहे हैं। तो एक तरफ ये सामने आ रहा है जो कि मीडिया के भी माध्यम से आ रहा, सोशल मीडिया से भी आ रहा और भी जानकारियां मिल रही हैं। दूसरी तरफ जो आपने पुख्ता जानकारी ली है उसमें जो आपने ये कहा, तो ये क्या जो सारी और चीजें हैं वो कहाँ तक सही हो सकती? देखिए, जो भी चीजें, जानकारी जो भी पेपर में, न्यूज़पेपर के माध्यम से आ रहा है या सोशल मीडिया पे चल रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये आ कहां से रहा है। मैं तो सच्चाई इसलिए बोल रहा हूं कि मैं तो चैलेंज देता हूं इस सरकार को कि अगर मैंने झूठ बोला तो मेरे पर मुकदमा करें। मैं तो खुद देख करके आया हूं कि इन जगहों की मैं खुद स्थितियां बता रहा हूं आपको कि यहां पर ये स्थितियां चल रही हैं। क्योंकि वर्तमान स्थिति में क्या है, ये सरकार सिर्फ अपने राबे ढाबे में मेंटेन किए हुए है, ऊपर दिखाने के लिए वो बड़ा खुश है, लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि जो जाता है उसको मालूम चलता है वहां पर क्या है, बाकी लोगों को लगता है बहुत अच्छी बात है। अभी एक उदाहरण मैं देता हूं, आपने कहा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इन्होंने ये किया, वो किया, बहुत कुछ किया। शायद आपको भी याद होगा 2017 में जब मुख्यमंत्री जी ने पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर या 15 जून तक, उनका एक स्टेटमेंट था कि 15 दिन या 15 जून के अंदर वो उत्तर प्रदेश के समस्त गड्ढों को जो है उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। जी, शायद आपको याद होगा वो स्टेटमेंट आया था, बड़ा चर्चा में आया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जरा पता करिए सरकार से कि ये बताएं कहां पे गड्ढा मुक्त है, कौन सी सड़क आज आप उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी चले जाइए, 5 किलोमीटर तक चले जाइए, और अगर आपको गड्ढा ना मिले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या तो मुख्यमंत्री अपनी सीट छोड़ दें। सच्चाई ये है कि ये जमीन पर कुछ और है और ऊपर इनका कुछ और चीजें दिखती हैं। आज हर तरफ भ्रष्टाचार ही पूरी तरीके से व्याप्त है। ये सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। अब उसका एक सीधा सा, जैसे आरटीआई विभाग है, आरटीआई कानून को इन्होंने इतना कमजोर किया। आरटीआई कानून को कमजोर क्यों करना पड़ा इनको? क्योंकि इनका भ्रष्टाचार ना उजागर हो पाए। आज इन्होंने उस कानून को लगातार इतना कमजोर करते चले जा रहे हैं कि कहीं से भी आम जनमानस को इसकी जानकारी ना मिलने पाए कि वो किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज कोई विभाग उठा करके देख लीजिए जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना हो, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार बिल्कुल व्याप्त है। आम जनमानस आज रो रहा है और आज, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं तो जनता से तो मिलना नहीं होता, केवल वो लोग माला कुछ फूल है अपने लोगों से ही छिड़कवा लेते हैं अपने ऊपर। बनारस गए थे प्रधानमंत्री जी, परसों नरसों की बात है, जो जानकारी मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से आई। अब उसमें देखिए वहां क्या चल रहा है, वहां पे कुछ लोग फूल छिड़क रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं, कुछ लोग फूल छिड़क रहे हैं, और जो डांस करने वाले हैं वो फ्री में नहीं आए होंगे, वो जाहिर बात है पैसा उनको दिया गया होगा। ऐसे कोई नाचने नहीं लगेगा, उनको पैसा दे करके नचवा रहे हैं। फूल उनके पास ऐसे नहीं आए, कोई इतनी खुश नहीं है कोई इस सरकार से कि वो मोदी जी के ऊपर फूल डालेगा। वो फूल भी पैसे से आए होंगे, उसको सेट किया गया होगा। आज केवल उनके कुछ गिने चुने कार्यकर्ता जिनको पैसे देकर उन्होंने अपने भीड़ के रूप में बुलाया वहां पर, वो बनास के अंदर दिखाई दिए, और कुछ लोग नाचने वाले। कहां जनता के बीच में गए?
क्या राहुल गांधी जी की तरीके से आज देख लीजिए आप उत्तर, आज कांग्रेस पर मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूं और कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं कि जिसके नेता चाहे अजय राय जी हो, आप राहुल गांधी जी हो, देखिए आम जनमानस का आंसू पोंछ रहे हैं। अभी परसों कल की घटना देख लीजिए, परसों घटना देख लीजिए, सीताराम उपाध्याय का लाठीचार्ज में हत्या करी गई। मैं हत्या कहता हूं सीधे सीधे, लाठीचार्ज, पुलिस लाठीचार्ज में उनकी हत्या करी गई। और ये हत्या करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का वो एक कार्यकर्ता था, कोई वहां पर सुध लेने नहीं गया। अजय राय जी गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने दल से ऊपर उठ करके जनता के दिलों में बैठे हुए हैं, वो दिल की वजह से वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर उसके आंसू पूछे, उस परिवार के आंसू पूछे। क्या ये संवेदनहीनता नहीं है? कहीं ना कहीं ये सरकार आज पूरी तरीके से सिर्फ भ्रष्टाचार में और लूट खसोट में लगी हुई है। उसको आम जनता से या अपने कार्यकर्ता तक से कोई मतलब नहीं है। आज उनका कार्यकर्ता खुद रो रहा है। मैं तो अपने आलमबाग क्षेत्र में निकलता हूं, मैं देखता हूं आज बड़े बड़े लोग जो अपने आप को कहते थे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो आज मुझसे कहते हैं आकर के कि भैया ये सरकार किसी तरीके से आप लोग बदलो, हम आपके साथ में हैं। कुछ लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। एक सवाल हम और करेंगे कि जिस तरीके से आप विपक्ष में हैं, आप ये सारी चीजें जानकारी हासिल कर रहे हैं, ये अभी आपको बात करता हूँ चैनल पे, लेकिन सवाल ये बैठता है कि अगर जो बात आप कहते हैं जब ये जनता के बीच जाती है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर कहीं से पहुंच जाती है, तो जनता इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो कहती है कि विपक्ष है इसलिए ऐसा कह रहा है। देखिए इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले तो सोशल मीडिया जो इनके पास है, उस सोशल मीडिया पे इन्होंने किस तरीके से काम किया मैं आज आपको बताना चाहूंगा। 2012 से सोशल मीडिया पे इन्होंने क्या किया, फेक आईडीज बनवाई और वो फेक आईडी एक दो नहीं, हजार नहीं, लाखों में फेक आईडीज इन्होंने सोशल मीडिया पे चलाई। वो दौर ऐसा था 12, 13, 14 के आसपास का कि इन्होंने उस बीच में लोगों के दिमाग में ये भरना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी लूट रही है और वो आईडीज, फेक आईडीज के माध्यम से सोशल मीडिया पे लोगों ने सच मानना शुरू कर दिया। पहले के समय में 2012 और 14 के आसपास का अगर समय आपको याद होगा, मैं तो मुझे तो इसलिए याद है क्योंकि मेरी खुद की भी आईडी 2010-11 की फेसबुक पर है। तो उस समय क्या था, लोग सच मान लेते थे जो भी चीजें आती थी फेसबुक पर, और उस समय इन्होंने सिर्फ झूठ फैलाया फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। वो फेक आईडीज वो व्यक्ति नहीं है, वो एक फेक आईडीज हैं। एक व्यक्ति 100 आईडी चला रहा है, इस तरीके की स्थितियां थी और उसके माध्यम से इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना शुरू किया। उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने उसी फंडे को आगे लेकर चलते रहे। आज आगे लेकर चलते आए, इतना ले आए, इस जगह पर ले आए इस समय हिंदुस्तान को कि आज जनता के दिमाग में उन्होंने ये डालना शुरू किया कि बहुत सारे लोग हैं जो विपक्ष से सवाल, अरे आप ये सोचिए एक आम आदमी, कोई भी व्यक्ति इतना समझदार है कि सरकार से सवाल करना है, वो विपक्ष से सवाल नहीं करना है कि सड़क नहीं बन रही तो विपक्ष से सवाल करेगा, हमारे अगर स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही तो हम विपक्ष से सवाल करेंगे, ऐसा नहीं है। ये उन लोग फेक आईडीज के माध्यम से कुछ लोगों के दिमाग में डाला, उसमें आम जनमानस में वो आदमी थोड़ा बह गया जो शायद ये चीज नहीं समझ पा रहा था, उसको लगा कि विपक्ष जिम्मेदार है। अरे सच तो ये है कि जब आपको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही, शिक्षा नहीं मिल रही या सड़कों पे गड्ढे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार विपक्ष कहां से हुआ? ये तो सत्ता पक्ष जिम्मेदार हुआ। आगे सवाल विपक्ष से क्यों कर रहे हो? लेकिन सवाल इस बात का है कि सामने गड्ढे दिख रहे हैं, जनता को गड्ढे दिख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि तमाम गड्ढे हैं और जो स्थितियां हैं वो कहीं न कहीं, जैसे सारी सरकारों में, ऐसा नहीं कि दूसरी सरकारों में ऐसी स्थितियां नहीं हुआ करती थी, वहां भी गड्ढे हुआ करते थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे पहले दूसरी सरकार थी, उससे पहले तीसरी सरकार थी। तो सवाल ये बात का आता है कि उन गड्ढों को देखते हुए भी लोगों के अंदर एक जो बात आती है वो कहती भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी बहुत ही अच्छा वो कदम उठा रहे हैं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, और उस को जो गड्ढे हैं या जो समस्याएं उनको बुराई नहीं करना चाहती, उनकी किसी भी तरीके से बुराई नहीं करना चाहती। आखिरकार ऐसा कौन सा जादू हो गया? देखिए कोई लोग नहीं कह रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं। वो लोग जो आपने बताया ना कि लोग कह रहे हैं, वो लोग कौन है? मुझे मेरे सामने लेकर आइए, एक भी आदमी ऐसा बता दे कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई वो लोग नहीं, वो लोग हैं जो फेक आईडी सोशल मीडिया पे हैं, वो चढ़ाते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप आज आम आदमी, आप 10 लोगों से बात कर लीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जाइए चौराहे पर, रोड पे केवल लोगों से बात करना शुरू कर दीजिए, 10 में से 8 आदमी सरकार को गालियां दे रहा है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले एक आदमी ने तो सार्वजनिक मंच पे खड़े होकर गाली दी, जिसके लिए इतना बड़ा बवंडर इन्होंने बवाल मचाया हुआ पूरे देश में। भाई आज आम आदमी गाली क्यों दे रहा है?
उसको बता दिया इन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता ये हो रही है। कोई आरजेडी कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं था, वो इन्हीं का आदमी, भेजा हुआ आदमी था, और गाली उसने दी इनको। वो गाली हो सकता है आदमी व्यथित तो होकर के दे दिया गाली उस आदमी को। और मैं तो उस पर यह भी कहता हूं कि बिहार में सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। गाली देने वाला वहीं का आदमी है, तो आपने उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? उसको उठा के जेल में डाल दो। उसके लिए प्रोपोगंडा करने की क्या जरूरत है कि वो गाली दी और ऐसा है वैसा है? और गाली क्या दी? अब आप काम ऐसे कर्म करोगे तो आदमी गाली देगा ही देगा ना। आज गाली आप, वो तो उसने एक आदमी को आपने सुना, आज तो गली गली में लोग गाली दे रहे हैं, घर घर में लोग, हर घर में 5 आदमी है, एक आदमी इनको गाली दे रहा है। वो हरकतें ऐसी है भाई। आज युवा क्यों गाली दे रहा है? क्योंकि आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, आपने राबा ढाबा बताया, बहुत कुछ बता दिया आपने कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसा जमीन पे कहां पे है? आज पटना में अभी परसों लाठीचार्ज हुआ, उसमें लोग का है, युवा लाठियां खा रहे हैं, जो आज रोजगार मांग रहे हैं तो लाठी खा रहे हैं। आपने तो बड़ी बड़ी बातें कह दी थी कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बन जाए। कौन सी आज 10, 14, 11, 12 साल हो रहा सरकार बने केंद्र में, कौन सी स्मार्ट सिटी? मुझको एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए आप। इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहां कुछ है जमीन पे? आज आदमी इसलिए गाली देने पे मजबूर हुआ इस सरकार को, इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने केवल छला लोगों को, इन्होंने लोगों को केवल बेवकूफ बनाया। आम जनमानस इनके उस भावनाओं में बह गई कि उसको लगा कि ये लोग बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इनका पुराना आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए कि इन्होंने गुजरात में कोई काम नहीं किया। गुजरात में सरकार बनाते रहे केवल इसी से छल कपट से। छल कपट, आज जनता इनके छल को समझ चुकी है, आज गाली दे रही इनको, छल के बाद गाली मिलती है। क्योंकि सवाल ये बैठता है कि इससे पहले कांग्रेस की भी तो सरकार, जी बिल्कुल कांग्रेस सरकार रही, कांग्रेस सरकार, ऐसा नहीं हमने कहा, हमने लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हम गड्ढा मुक्त कर दे रहे हैं 15 दिन के अंदर। हमने कहा हम काम कर रहे हैं, हमने कोई डेट फिक्स नहीं करी कि हम इस डेट के अंदर ये कर देंगे। हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो हमने ये नहीं कहा कि इस डेट तक गरीबी हट जाए हिंदुस्तान से। हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया। हमने अगर पोलियो ड्रॉप चलाए तो हमने ये नहीं कहा था 5 तारीख तक पूरे हिंदुस्तान में एक भी पोलियो मरीज नहीं मिलेगा। हमने इससे झूठ नहीं फैलाए। हमने अगर लोगों को भोजन का अधिकार कानून दिया तो लोगों को भोजन मिला। हमने अगर लोगों को शिक्षा का अधिकार कानून दिया तो उसके अंतर्गत लोगों को शिक्षा मिली। मनरेगा दिया तो लोगों को मिला रोजगार उसमें। हमने कोई झूठ नहीं बोला। हमने कभी झूठ को इस तरह अपना वो नहीं बनाया स्थान। क्यों? क्योंकि हम लोग उनमें से, हमें मालूम है कि जनता के बीच में हमें फिर जाना है। इनको क्या, इनको मालूम है जनता के बीच में नहीं जाना है। ये क्या करेंगे? ये बड़ी बड़ी गाड़ी पे रोड शो करेंगे। नहीं, लाभ तो इन्होंने भी दिया। ये बड़ी बड़ी गाड़ी, मैं जो बता रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में रोड शो करेंगे, लेकिन हम जनता के बीच में जाते हैं। आप बता दिए कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता, बता दिए मुझको, एक नाम बताइए नेता का जो जनता के बीच में, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता जाते हैं, एक भी नेता बता दिए जो जनता के बीच में जाकर के लोगों से बताता हो कि ये काम किया हमने, उसके लिए आप वोट दीजिए। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छे आपने काम किए। चलो आपने बोला, एक मैं बता रहा हूं, नोटबंदी की, नोटबंदी पे वोट मांग के दिखाएं। कहते हमने नोटबंदी करी 2016 में, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी पे वोट मांगे। क्यों नहीं मांग रहे नोटबंदी पे वोट? ये जो कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उस पर वोट मांगो। आखिर किसान, आपने कहा किसान कानून, काला किसान कानून था, किसान महीनों तक बैठे रहे, साल भर तक बैठे रहे। आपने कहा बहुत अच्छा कानून, बहुत अच्छा कानून, वापस क्यों ले लिया फिर आपने? आपने जीएसटी बताया बहुत अच्छा, जीएसटी बहुत अच्छा, जीएसटी बहुत अच्छा। राहुल जी कहते रहे कि समय पे इस पर रिवाइव करना पड़ेगा, ये सरकार को नहीं समझ पा रही। आज रिवाइव करना पड़ा इनको, आज उसको आपको दोबारा देखना पड़ा। आखिर क्या कारण है कि ये सरकार बोलती कुछ है, होता कुछ और है? लेकिन जनता तो फिर से चुन के लाती है। वो चोरी, वो अभी आपने सुना होगा, देखा होगा, राहुल जी ने खोल तो दिया कर्नाटक के अंदर, और बनास के अंदर भी खुल रहा। आज केवल आज हर आदमी, हिंदुस्तान के हर घर में एक नारा जा रहा है कि वोट और गद्दी छोड़। क्यों जा रहा है? ऐसा नहीं जा रहा है क्योंकि लोग ये समझ गए कि वोट तो हमने किसी और को दिया था, वो ये जीत ही लोग रहे। आखिर कैसे जीत रहे? तब इस तो जब राहुल जी ने इस चीज को ओपन किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने सारे डाटा सामने रखे और बताया उसमें कि देखिए, अच्छा फिर मालूम चला लोगों को कि चुनाव आयोग के, केंद्रीय चुनाव, केचुआ जिसको बोलते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग, उसके केचुआ के माध्यम से ये जीत रहे हैं। केवल जनता नहीं जिता रही है। जनता तो आज भी इनको नहीं चाहती कि सत्ता में रहे। अब धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही लोगों को। लोग आज समझ चुके हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर लोग कांग्रेस को पहले भी पसंद, क्योंकि कांग्रेस ही अकेली विचारधारा है जो हिंदुस्तान को जोड़े रख सकती है। इनकी विचारधारा जोड़ने की नहीं है, इनकी विचारधारा केवल। बताइए, जैसे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने किया, तो उससे कांग्रेस को कितना फायदा मिला? देखिए, कांग्रेस ने उसका फायदा देश के लिए किया, वो कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा का आज ये फायदा मिला, उसका ये मैसेज दिया कि हिंदुस्तान में एक विचारधारा गई कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा।
ये हमने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी कोई भी काम अगर आप देख लीजिए उसने जो भी काम किए वो कभी व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि वो अपने साथियों को व्यक्तिगत फायदे के लिए, जैसे अंबानी अदानी वाला प्रकरण, आप वो तो जग जाहिर है कि इनका मकसद केवल कुछ भी करने के लिए सबसे पहले वो अंबानी अदानी से पूछते हैं कि इससे आपको किससे फायदा मिल सकता है। पहले जब वो ओके कर देते हैं तब वो काम होता है। आज एयरपोर्ट आप देख लीजिए, अदानी जी को दे दिया गया पहले, और जमीनें भी अब एक्वायर कर रहे हैं आखिर, और अभी सारे स्कूलों को, प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दे रहे हैं। अब शिक्षा नहीं मिलेगी, और लेकिन शराब की दुकानें देखिए, हर चौथे घर में शराब की दुकान खोल देंगे ये। तो ये क्या विकास हो रहा है? ये विकास है? शिक्षा नहीं मिलेगी, शराब मिलेगी, ये क्या है? इससे क्या, इससे किस तरीके से हिंदुस्तान का लाभ हो रहा है, कैसे आम जनमानस को फायदा हो रहा है? आप बताइए, इससे ये कौन सा कानून है और ये कौन सा तरीका है जिससे हिंदुस्तान के लोगों को फायदा मिलेगा कि शराब की दुकानें हर चौथे घर में खुल जाए और शिक्षा की दुकानें, शिक्षा जो है वो बंद होती जाए। स्कूल बेचारे बच्चे, जो कांग्रेस ने क्या दिया था, कांग्रेस ने दिया था कि आप देखिए तो हर 2 किलोमीटर पर स्कूलों को बनाने का प्रयास किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग, बच्चों में शिक्षा हो। आज ये शिक्षा की वजह से ही है कि हिंदुस्तान में बहुत सारा आदमी साक्षर हो गया। जब हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ था, उस समय का साक्षरता क्या परसेंटेज था, प्रतिशत था, और आज क्या प्रतिशत है? तो कई चीजें। और कांग्रेस के समय में, अब मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की सरकार रही, आपने एक चीज और बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि कांग्रेस के समय में भी बहुत सारी चीजें हुई। कांग्रेस बिल्कुल हुई। कांग्रेस के समय में लोगों को रोजगार मिलते थे, घर बुला करके लोगों को, घर से बुला के लोगों को रोजगार दिए गए। आपको मालूम होगा 1989 के पहले उत्तर प्रदेश में सरकार थी और देश में भी कांग्रेस मजबूत थी। पता कर लीजिए जरा, उस समय का कोई भी एक घर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहां पे एक आदमी सरकारी कर्मचारी ना हो। अब उसके बाद साहब कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई। अरे जनसंख्या बढ़ गई तो उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा, उसी रेशियो में तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है ना। तो बेरोजगार क्यों है आज भी आदमी? ये तो वही साहब बात हुई कि पहले क्या था कि एक बल्ब चलता था 100 वाट का और पंखा चलता था, और उसके बाद बिजली का बिल ज्यादा आता था। लोगों ने कम करने के लिए सीएफएल लगाया, ट्यूबलाइट लाया, फिर क्या सीएफएल लाया, लेकिन बिजली का बिल बढ़ रहा है। तो भाजपा के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार रही, काफी टाइम, लंबे समय अरसे तक रही, तो वहां पर क्या है कि कांग्रेस ने जो हमेशा मुसलमानों को बढ़ावा दिया, कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण की जो बात करी वो बात करी, और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सही मुद्दे पे चल रही। हमारा हिंदुस्तान है तो हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रयास कर रही, हिंदू के लिए काम कर रही। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि जहां पर अगर बात करी जाए, जैसे मुस्लिम की अल्पसंख्यक है तो मुस्लिम की संख्या उतनी नहीं है। ये तो है तो हमारा हिंदुस्तान ही, यहाँ ज्यादा से ज्यादा हिंदू है। तो लोगों का कहना है कि जिस तरीके से भाजपा को सपोर्ट मिला, जैसे कि वोट चोरी की बात, ये वो तो खैर एक जांच का विषय, एक अलग चीज है, लेकिन जो लोग इनको पसंद कर रहे हैं, जो लोग वोट दे रहे हैं, वो एक सामने मुद्दा आ रहा, मीडिया के सामने ये बात आ रही है कि जो लोग हैं उनका कहना है कि ये हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो सवाल आपका था ना कि आखिर मुसलमान को करा या दलित को किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान हिंदुस्तान का आदमी है कि नहीं, नागरिक है कि नहीं है? कांग्रेस ने कभी भी हिंदुस्तान के नागरिक के लिए काम किया? कांग्रेस ने कभी ये नहीं देखा कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किस बौद्ध है, जैन है, कौन है, ये सब नहीं देखा कांग्रेस ने कभी। कांग्रेस ने हमेशा ये देखा कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है, हमारी जिम्मेदारी बनती है उसका साथ देना। अब बात आती है बाकी हिंदू राष्ट्र और इन सब चीजों के बाद जो लेकर के आए, आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या ये बताइए आज की डेट में क्या आपको पेट्रोल 50 का मिल रहा है और मुसलमान को 100 का मिल रहा है? ऐसा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए क्या ऐसा है? नहीं, वो तो एक नहीं, आप बताइए ऐसा है? नहीं है ना। अगर 200 रुपए का जो सरसों का तेल है वो आपको मिल रहा है, मुसलमान को भी उतने का मिल रहा है। ऐसा तो नहीं आपको 50 रुपए का मिल रहा है, आप हिंदू हैं तो, या हम हिंदू हैं तो हमको 50 का मिल रहा है। जो इनकी नीतियां हैं उनसे नुकसान पूरे देश को हो रहा है, वो चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान को, उससे मतलब नहीं है। जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है उसके ऊपर इनकी नीतियों का असर सीधा सीधा जाता है। आज आप देख लीजिए किस तरीके से पेट्रोल डीजल का रेट है, वो इनकी नीतियों की वजह से तो है। जिस अमेरिका को ये बोलते थे कि अमेरिका बहुत बड़ा, अमेरिका दोस्त है और नमस्ते ट्रंप और ये और वो, अमेरिका कहां से आपका हो सकता है कभी? अमेरिकन तो हमेशा आपका विरोध किया, जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा और रूस रहा। विदेश नीति में भी आप फेल, आप देश की आर्थिक नीति में फेल, विदेश नीति में फेल, कूटनीतिक तरीके से भी आप फेल।
आपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, मीडिया के नाम पे बड़ा 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 दिखाया उसने कि वो इस्लामाबाद कब्जा कर लिया और उसको ऐसा कर लिया, वो वहां कर लिया कब्जा। कौन सा शहर कब्जा किया जरा बताइए। ये सिर्फ, अच्छा होता क्या है, इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को ले लिया जो मैंने कहा ना सोशल मीडिया पे, अपना सोशल मीडिया पे एक इनका वो कोई है, वो मालवी के नाम है उसका, सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी वो है। उसने सिर्फ फ्रॉड फैलाया हिंदुस्तान के अंदर, और मुझे लगता है वर्तमान समय में देश के अगर बदहाली का जिम्मेदार है तो ये इन नेताओं से ज्यादा बड़ा जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा जिसने फ्रॉड फैला करके इस देश में इस तरीके की चीजें को बढ़ावा दिया। जबकि सच ये है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर के आप बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में तो क्या है, जफर इस्लाम कौन है, शहनवाज कौन है बिहार वाले, मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, ये हिंदू हैं। इनको आप क्या मानते हैं, हिंदू है सब। और अगर हिंदू की बात करनी है तो आप हिंदुओं के लिए भी तो कुछ नहीं किया। आपने बताइए हिंदुओं के लिए कौन सा काम आपने ऐसा कर दिया जो सिर्फ हिंदुओं के लिए किया हो। आज अगर लोगों को नौकरी नहीं मिली तो हिंदू चाहे मुस्लिम हो, सबको, किसी को नहीं मिल रही ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने केवल हिंदू को नौकरी दे दी, मुसलमान को नौकरी नहीं दी। और दूसरी चीज, अगर एग्जाम देने बैठता है, इम्तिहान देने बैठता है कोई किसी भी जगह पर, तो वो क्या केवल हिंदू दे रहा है, हिंदू मुसलमान दोनों दे रहे हैं ना। तो ये सब बातें तो केवल ये इन्होंने लोगों के बीच में एक माहौल बनाने के लिए छद्म फैलाई हुई है। नहीं, इनका कहना तो, भारतीय जनता पार्टी का तो कहना है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो इनके समर्थक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए जो इनके समर्थक है, मैं भी बात कर रहा हूँ। वो समर्थक नहीं है, वो उनको अंधभक्त बोल सकते हैं आप, जो बोलते हैं लोग। और सच ये है कि अब तो उन बेचारों पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। क्योंकि आज की डेट में उन लोगों को सारी चीजें मालूम होने के बाद में भी ये किसी डर, या ये समझ लीजिए वो इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि वो एक बार मना कर चुके हैं कि हम, मतलब एक कहते हैं कि दिमाग में ये बैठ चुका है कि नहीं हम सही हैं। सच ये है कि आज वो चीज ये जानते हैं। उन्हीं में मैंने अभी आपको बताया एक चीज कि आखिर क्या कारण है कि आलमबाग क्षेत्र में मैं रहता हूं, और मैं जब आता हूं वहां से तो यहां तक पूरी कैंट विधानसभा लगती है, लगभग अपने ऑफिस तक आता हूं। और इस बीच में आप ये समझ लीजिए मुझको जितने भी लोग मिलते हैं, वो हर एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी था, वो आज सिर्फ इन लोगों को गाली दे रहा है। हम लोगों से ये आशा वो रखे राहुल गांधी से ही, वो आशा रखा है कांग्रेस पार्टी से ही। उसका कहना होता है कि भैया हम लोग आपके साथ में हैं, अब हम क्या करें। सोशल मीडिया पे हम अगर लिख देते हैं तो उसको देख लिया कि मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पे भी ऐसा क्यों लिखते हो। कहते हैं आप जानते हैं ना, उस पर 2 रुपए मिलता है हम लोगों को, 2 रुपए कुछ ट्वीट का इन लोगों का है, कुछ हिसाब किताब बनता है। तो कहते हैं वो मिलता है हम लोग को, उसी से रोजी रोटी चल रही है। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जो वो है बूथ अध्यक्ष हो या वो मंडल अध्यक्ष होते हैं इन लोगों के, ज्यादातर तो आज वो रैपिडो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। आज स्थिति ये हो चुकी है उनकी। पुष्पेन जी, जहां से आपने शुरू किया था, ये एक मुद्दा आपके पास है जो मेडिकल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर अभी आपने किस तरीके की जानकारी प्राप्त की? इसमें जानकारी ये प्राप्त करी है अभी हमने कि 25 साल से जो है स्वास्थ्य विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से लिप्त है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त है। और डिप्टी सीएम जो भी हैं उनको वो इसलिए ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उसमें क्योंकि उनके साथ सच ये है कि उनको कुछ काम करने भी नहीं दिया जा रहा, खुद वो करना भी नहीं चाहते, कुछ वो करना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको वोट तो मिल ही जाएगा, ऐसे वो अपना जो भी उन्होंने सोचा हो क्यों मिल पाएगा। लेकिन सच ये है कि इस बार जनता ने उनके लिए मन बना लिया है कि अगर ये पहले, क्योंकि आपको मालूम होगा पहले दूसरी विधानसभा से थे, मध्य विधानसभा से, आज वो कैंट विधानसभा है। उनको लगता है कि कल को हम किसी और दूसरी विधानसभा कर लेंगे। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, अब घर घर बात पहुंच चुकी है कि जो ब्रजेश पाठक जी हैं ये जनता के लिए काम कभी नहीं करते हैं, तभी इनको विधानसभा बार बार चेंज करनी होती, बदलनी होती है। अच्छा, दूसरी चीज इनको तो सबसे बड़ी गलती इनको हो गई स्वास्थ्य विभाग। अरे स्वास्थ्य विभाग ही बीमार कर दोगे तो भी बचेगा क्या, तुम बीमारी कहां से दूर करोगे। आज पूरा स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है, आकंठ में डूबा है। आप कहीं पता कर लीजिए, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाइए अपना माइक लेकर के और देख लीजिए जा करके। आजकल वो एक तो इन लोगों ने ऑनलाइन वाला वो किया हुआ है कि आभा वाला कुछ करके, अब आदमी पहले या तो स्मार्टफोन लेकर के जाए, स्कैन करे, तो वो उसका बिल वो बनेगा पर्चा, अदरवाइज पर्चा ही नहीं बन पाएगा उसका। और फिर उसके बाद में पर्चा बनने के बाद में जाता है वो, वहां पर मशीन लाइन लगी रहती है, बहुत देर बाद उसका नंबर आता है, मालूम चलता साहब मशीन खराब है आपका यहाँ पे। अब बीमार आदमी सुबह से दोपहर तक लाइन में लगा है, उसके बाद मालूम चला मशीन खराब है। कोई अपने परिवार को, वो मैंने बताया भी, एक पत्रकार मित्र हमारे भी है, मित्र की बहुत अच्छे मित्रों में मेरे, उनकी पत्नी एमआरआई कराने के लिए, पत्नी के एमआरआई कराने के लिए लोहिया हॉस्पिटल गए।
पर्चा बनाया, सब कुछ है। बाद में उनको मालूम चला MRI मशीन खराब है, और उनका इसकी जानकारी मुख्यमंत्री महोदय को भी है, ये भी बताया उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पे, आप चेक कर लीजिएगा उनकी वॉल पर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उनका सबसे बड़ी बात है, ये अधिकारियों को भी मालूम मशीन खराब है। और लोहिया जैसा संस्थान में जब वहां पर ये स्थिति है, तो अंदाजा लगाइए ये जितने बाकी उत्तर प्रदेश के प्राथमिक चिकित्सालय होंगे, यहाँ पे क्या हाल होगा PSC और CHC का। बहुत बुरी स्थिति में जिस तरीके से अगर ट्रांसफर नीति को लेकर के बात करी जाए, तो लगातार मुख्यमंत्री इस पर सख्त हैं और विभागों से वो सख्ती से पेश आ रहे हैं, और उनका कहना जो नीति है उसका पालन किया जाए। तो वहीं आप कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो 25 सालों से रुका हुआ है, तो उस व्यक्ति के बारे में आपने क्या जानकारी हासिल की कि वो व्यक्ति किसी व्यक्तिगत लाभ दे रहा लोगों को, या किस तरीके से रुका हुआ? आपने कहा मुख्यमंत्री जी बड़ा सख्त है, सख्त कुछ नहीं है, वो सिर्फ जो है दिखावे के लिए सख्त है। सख्त होते तो 25 साल से वो आदमी है वहां पर, वो कैसे रहता? कन्नौज का मैं बता रहा हूँ, कन्नौज का मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, उसकी पत्नी उसी के अंडर में संविदा कर्मी है, पता कर लीजिए जाकर के किसी से। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुख्यमंत्री मेरे ऊपर FIR करें, मुझे जेल में भेजे, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, कहीं सख्त नहीं है, वो केवल जो है दिखावे के लिए सख्त है। और वो सिर्फ वो क्यों है भाई, ये भी तो जांच का विषय है, आखिर वो 25 साल तक क्यों है? अगर वो 25 साल तक वो सीट पर है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सोचने वाली बात है। इसको प्रश्न लगता है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर पूरे, कि 25 साल से सरकार रही जिनकी भी, आखिर वो आदमी क्यों नहीं वहां से हट पा रहा? 2 4 5 चलिए 5 साल 7 साल हो गया, किसी वजह से आपने रुक गए, किसी वजह से, लेकिन 25 साल से कोई व्यक्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, और जाहिर बात है उसको किस वजह से है ये आप भी समझते हैं किस तरीके से, ये भ्रष्टाचार की वजह से है वहां पर। अब मैं खुल के क्या बोलूं, क्या पैसे का लेन देन करके? वो जो मैंने देखा नहीं तो मैं क्यों बोल दूं? लेकिन मैं सच ये कह रहा हूं, भ्रष्टाचार की वजह से वो वहां पर है, या तो वो बड़ी मोटी कमाई कहीं से दे रहा होगा, कहीं ले रहा होगा, इसलिए वहां पर वो बैठा हुआ है, उसको कोई हटा नहीं पा रहा। अगर मान लिया आगे कांग्रेस की सरकार बनती है, तो कांग्रेस क्या ये जो सारी कमियां भारतीय जनता पार्टी की निकाल रही है भी कांग्रेस को, उस समय क्या कांग्रेस अपने खरे उस पर उतरेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा जनता के लिए काम करने की रही है, सोच हमेशा से जनता के लिए काम करने की रही है। और निश्चित तौर पर इस तरीके की जो भी अव्यवस्थाएं, जो भी हम लोग के संज्ञान में आएगी, इनको हम लोग उस समय सरकार तक पहुंचाएंगे, और निश्चित तौर पर वो उनका निराकरण होगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है, तो उसका पहला मकसद होता है कि जनता के हित के लिए काम करना। कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यापारी नेता मित्र नहीं होता है। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, कभी व्यापारी की वजह से सरकार नहीं चली, व्यापारी कहने पर सरकार चली है जनता की। ये जनता की सरकार होती है, लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है, नेता की सरकार नहीं होती है, किसी और की सरकार नहीं होती है। लेकिन इन लोगों ने उस सरकार को बदल दिया और व्यापारियों की सरकार बना दी है। 2 लोग हैं वो डिसाइड करते हैं, और 2 लोग उस पर अमल करते हैं। वो 2 लोग जो चाहते हैं वही ये दोनों करते हैं। ये 2-2 का चल रहा है गेम इन लोगों का, 2-2 लोग खेल रहे हैं आपस में। और उत्तर प्रदेश में तो खैर बहुत बुरा हाल है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। आप गली गली पता कर लीजिए, कोई स्थान आप उठा के देख लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं बताऊं, चलिए लखनऊ की बात करता हूँ। सर्वेक्षण में आया कि लखनऊ 3रे नंबर पर सफाई में साहब है। मैं गवाह हूं, मेरे फोन से उसने कहा कि ऐसा करिए, एक SMS करवा देंगे और कुछ होगा, जिससे जो है वो मार्किंग चल रही है कि लखनऊ में किस। मैंने कहा मैं तो कह रहा हूं कि बर्बाद है लखनऊ सफाई में। अरे सर, वो कहने लगे ऐसे लोगों को उन्होंने रखा हुआ था, वो पेड एम्प्लॉइज लेकर के आए, कहां से मुझे नहीं मालूम, यंग लड़के जिनको देख के तरस आ जाए आपको, इतने वो कह रहे हैं कि सर मेरी नौकरी चली जाएगी, इसको कर दीजिए। तो इस तरीके से वोट गए SMS के थ्रू, आपको भी मालूम चला होगा। और उसके बाद लखनऊ को साहब बता दिया 3रे नंबर पर है। वो लखनऊ जहां पर आज 95 के बाद से लगातार भाजपा का मेयर है, गलियां बजा रही, कोई सड़क उठा के देख लीजिए जो टूटी ना मिले आपको। नालियों से पानी घर के अंदर आता है, नल से पानी आता नहीं है, वो स्थिति वाला है लखनऊ। 3रे नंबर बता दिया। आप भी लखनऊ में रहते हैं, आप जाइए, मैं तो कह रहा हूं आप गाड़ी जाइए, लाइव करते हुए चले जाइए और देख लीजिए और मुझको बताइए। उसके बाद आप जनता को बताइए उसके बाद कि मैं क्या बता रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। अब मेयर हैं सुषमा खरकवाल जी, अभी मैंने कल परसों देखा, बड़ा लाइव उन्होंने स्टंट किया, वो जैसे फिल्मी स्टाइल में जो होता है कि गई, उन्होंने खटखटाया, देखा कौन अधिकारी है, ताला बंद करो, ये करो और वो करो, ये सब क्या है? इससे आप ये करने के बाद में परिवर्तन क्या आ रहा है? भाई आपकी सरकार है, आपको तो चाहिए कि जो अधिकारी नहीं आया तुरंत उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसके बाद उनके रजिस्टर ले लो। और ये मैंने देखा सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा, तो मार बड़ा उन्होंने, तो ये सब फिल्मी स्टाइल जैसे स्टंट बाज टाइप की, ये जनता के लिए काम करने की सोच नियत वाले नहीं लोग हैं।
इनका मकसद है केवल अपना फायदा उठाना और किसी तरीके से अभी इसका भी फायदा ले लेंगे। यही लोग जो लोग स्टंट कर रहे हैं फायदा ले लेंगे। 4 दिन बाद ये तुरंत फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। 1 हफ्ते बाद आप जाइएगा, 10 दिन बाद नगर निगम में सुबह 10 बजे के बाद कोई अधिकारी मिल जाए, बताइए सुबह 10 साढ़े 10 तक नहीं मिलेंगे। अभी हो सकता है 2-4-5 दिन और फिर चीजें ठीक होंगी। अब कैसे ठीक होंगी मैं नहीं जानता हूँ। 10:30 बजे 11 बजे आप पहुंच के देखिए, फिर अधिकारी इसी तरह आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।